हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये फ्लूइड मैकेनिक्स की दूसरी वीडियो है। तो यहाँ पर हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स जो होते हैं। एक होता है आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और हमारे पास होता है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स। तो इन फ्लूइड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले ही हमारे पास आ जाता है आइडियल फ्लूइड जो होता है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड वो होता है जो एक तो इनकम्प्रेसिबल हो और उसकी विस्कोसिटी नहीं हो, मतलब कि उसकी विस्कोसिटी जीरो हो। तो ये आपको याद रखना है कि आइडियल क्या होता है। एक तो इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल मतलब कंप्रेस नहीं होगा चाहे कितना भी प्रेशर लगाएंगे, इनकम्प्रेसिबल हो। और एक होता है नो विस्कोसिटी, मतलब कि उसकी विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। अगर विस्कोसिटी नहीं होगी तो वो जीरो शेयर स्ट्रेस पे भी फ्लो करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास ये शेयर स्ट्रेस है और ये हमारे पास है रेट ऑफ स्ट्रेन डी यू बाई डी वाई, मतलब कि जीरो शेयर स्ट्रेस पे भी हमारा फ्लूइड जो है वो फ्लो कर जाएगा। मतलब कि वो जो है स्ट्रेन उसमें आएगा अगर हमारे पास स्ट्रेस जीरो भी होगा। तो अगर हम इस ग्राफ में देखेंगे तो ये लाइन जो है, ये लाइन हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी आइडियल फ्लूइड को। आइडियल फ्लूइड वो होता है जो जिसमें विस्कोसिटी जीरो होगी। विस्कोसिटी जीरो होगी मतलब कि उसमें शेयर स्ट्रेस को रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी होगी वो जीरो होगी, मतलब कि वो जीरो शेयर स्ट्रेस पे भी फ्लो करेगा। मतलब कि अगर हम शेयर स्ट्रेस जो है हम जीरो से ऊपर नहीं लेके जा सकते हैं, तो यहां पर हम आइडियल फ्लूइड को दिखाएंगे। ये होता है हमारे पास आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है? वो वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो हमारे पास दिखाता है वही होता है हमारे पास आइडियल फ्लूइड। ये ग्राफ के हिसाब से भी आपको याद रखना है कि ग्राफ के हिसाब से आइडियल फ्लूइड हमारे पास कहाँ आता है। क्योंकि शेयर स्ट्रेस अगर विस्कोसिटी जीरो है तो शेयर स्ट्रेस कुछ भी शेयर स्ट्रेस वो नहीं ले सकता है हमारे पास फ्लूइड, तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि 0% शेयर स्ट्रेस पे भी उसमें स्ट्रेन आने के स्ट्रेन रेट आने के चांसेस होते हैं। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास, तो ये आपको याद रखना है, एक तो आइडियल फ्लूइड वो होता है जो इनकम्प्रेसिबल हो और उसकी विस्कोसिटी जीरो हो। आइडियल फ्लूइड इज ओनली इमेजिनरी फ्लूइड एज ऑल द लिक्विड्स पोजेस सम विस्कोसिटी। तो आइडियल फ्लूइड लेकिन जो है ये इमेजिनरी फ्लूइड है। ऐसा कोई फ्लूइड इस दुनिया में है ही नहीं जिसको हम आइडियल कह सकते हैं। क्योंकि हर एक लिक्विड, जो भी लिक्विड हमारे पास मौजूद है या कोई भी फ्लूइड हमारे पास मौजूद है, उसमें थोड़ी बहुत विस्कोसिटी होती ही है। चाहे कितना भी फ्लूइड आइडियल की तरफ जाए, लेकिन विस्कोसिटी तो उसकी होगी। इसीलिए आइडियल फ्लूइड जो है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो आइडियल फ्लूइड के केस में आपको क्या याद रखना है? इनकम्प्रेसिबल और विस्कोसिटी जीरो होगी। और आइडियल फ्लूइड अगर हमें ग्राफ पे दिखाना है तो वो हम इस एक्सिस से दिखाएंगे। नेक्स्ट है रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड क्या होता है? ए फ्लूइड विच पोजेस द विस्कोसिटी इज नोन एज रियल फ्लूइड। जो भी फ्लूइड जिसमें विस्कोसिटी होगी उसे हम रियल फ्लूइड कहते हैं। ऑल द फ्लूइड्स इन एक्चुअल प्रैक्टिस आर रियल फ्लूइड्स। मतलब कि रियल फ्लूइड जो है वो रियल फ्लूइड है जिसमें विस्कोसिटी होगी थोड़ी बहुत ही, लेकिन विस्कोसिटी जिसमें है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम रियल फ्लूइड कहते हैं। तो रियल फ्लूइड जो है, जो सारे लिक्विड्स हमारे पास या फ्लूइड्स हमारे पास है वो रियल ही है। क्योंकि हर एक, मैंने अभी आपको बताया कि हर एक जो फ्लूइड है उसमें थोड़ी बहुत विस्कोसिटी होती है। तो विस्कोसिटी है मतलब कि हमारे पास रियल फ्लूइड है। तो हर एक फ्लूइड जो हमारे पास मौजूद होता है वो रियल फ्लूइड होता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड्स। न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं? ए रियल फ्लूइड इन विच shear stress is directly proportional to rate of shear strain is known as Newtonian fluid। तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? ये हमारे पास shear stress है और ये हमारे पास rate of shear strain है। मतलब क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास shear stress डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ shear strain के, तो हमारे पास एक लीनियर ग्राफ आ जाएगा। तो यहां पर ये जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड्स। न्यूटोनियन फ्लूइड मतलब कि जिसमें
shear stress is directly proportional to rate of shear strain, shear stress is directly proportional to rate of shear strain, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। तो न्यूटोनियन फ्लूइड मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, जो मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि शेयर स्ट्रेस अगर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के, उसे हम उस लॉ को कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो यही है हमारे पास, अगर शेयर स्ट्रेस हमारे पास शेयर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है तो उसे हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। मतलब कि हम ऐसे भी कह सकते हैं जो फ्लूइड हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करेगा। तो यहां पर हम फिर जो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हम एक कांस्टेंट लेके आते थे उसे हम डायनेमिक विस्कोसिटी कहते थे, कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी जो है इसका यूनिट्स क्या होता था, ये भी आपको याद रखना है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, जिसमें शेयर स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन होगा, उसे हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। तो न्यूटोनियन फ्लूइड भी अगर आपको दिखाना है तो न्यूटोनियन फ्लूइड जो है वो ये होगा, स्ट्रेट लाइन जो दिखा रहा है उसे हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो है हमारे पास वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए आपको याद रखना है कि हमारे पास एक रिलेशन होती है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई रेस्ट पावर एन प्लस बी, सॉरी ये ए है यहाँ पर, ए डी यू बाई डी वाई रेस्ट पावर एन प्लस बी। तो ये हमारे पास है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको, अगर आप याद रखना चाहते हैं, मुझे तो नहीं लगता है इसमें जो है ज्यादा पूछा जा सकता है। तो यहां पर आप देखिए, एक हमारे पास ये ग्राफ बनेगा, एक हमारे पास ये ऐसे ग्राफ बनेगा, और एक हमारे पास यहां पर कांस्टेंट बी है। तो कांस्टेंट बी हम यहां तक लेके जाएंगे, कांस्टेंट बी हम यहां तक लेके जाएंगे, और यहां पर हम ऐसे ही 3 लाइन्स खींचेंगे, ये ऐसे। तो ये यहां पर ये है न्यूटोनियन फ्लूइड, ये है न्यूटोनियन फ्लूइड। और इसके बगैर ये भी, ये और ये सारी लाइन जो दिखा रही है ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को दिखा रही है। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हमारे पास ऐसे होते हैं। तो हमारे पास, अगर आपको याद रखना है, मैंने यहां पर याद रखा है ऐसे, आर बी टी डी एन पी, आर बी टी डी एन पी। तो ये अगर आप याद रखोगे तो आपको जो भी है आसानी हो जाएगी। कोई भी अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है तो आपको आसान हो जाएगा ये दिखाना, आर बी टी डी एन पी। तो आर बी टी डी एन पी क्या है हमारे पास, अगर आपने देखा होगा, ये है रोहियोपैटिक, ये है बिंगम प्लास्टिक, एंड ये है हमारे पास थिक्सोट्रोपिक, और ये है डायलेटेंट, ये है न्यूटोनियन, और ये है हमारे पास स्यूडोप्लास्टिक। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास डिफरेंट फ्लूइड्स है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ये न्यूटोनियन फ्लूइड है और ये सारे जो है ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स है। आर बी टी डी एन पी, रोहियोपैक्टिक, बिंगम प्लास्टिक, थिक्सोट्रोपिक, डायलेटेंट, न्यूटोनियन एंड स्यूडोप्लास्टिक। तो अगर आपको याद रखना है आरबीटी डी एन पी, तो ये ऐसे आप याद रख सकते हो। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमें ये जो है यहां पर ये जो 3 फ्लूइड्स है, 3 फ्लूइड्स ये जो है यहां पर आरबीटी वाले फ्लूइड्स, इनके लिए बी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो इनके लिए बी की वैल्यू होगी, ये शेयर स्ट्रेस है और ये रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है, ये रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है इनके लिए एन की वैल्यू जो है इनके लिए लेस देन 1 होती है, इनके लिए जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके लिए इक्वल टू 1 होती है,
और इसके लिए ग्रेटर देन 1 होती है, ऐसे ही n की वैल्यू इसके लिए लेस देन 1 होगी, n की वैल्यू इसके लिए ग्रेटर देन 1 होगी, n इज इक्वल टू 1 होगी इसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अगर आप ऐसे याद रखोगे तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। तो ऐसे ही इतना ही आपसे पूछा जा सकता है, जब आपको कोई भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो इतना ही आपसे पूछा जा सकता है। एक तो आपको ये रिलेशन याद रखनी है, टाउ इज इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई रेज टू पावर n प्लस बी, ये आपने याद रखा। इसके बाद आपको याद रखना है आर बी टी डी एन पी। तो आर बी टी डी एन पी के लिए क्या है, जो डी एन पी है इसके लिए ये बी जीरो है, क्योंकि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बी हमारे पास बी की वैल्यू जीरो होगी। और जो हमारे पास आर बी टी वाले हैं, आर बी टी ऊपर वाले, इनके लिए हमारे पास बी की वैल्यू होगी, कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्योंकि हम ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए बी की वैल्यू कुछ होगी। और जो हमारे पास ग्राफ में ऐसे जा रहे हैं, पहले इंक्रीज हो रहे हैं और फिर डिक्रीज हो रहे हैं, उनके लिए एन की वैल्यू लेस देन 1 होगी। और जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है उसके लिए एन इक्वल टू 1 होगी। और जो हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनके लिए एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो आपको ऐसे याद रखना है, जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब टफ क्वेश्चन आएगा कभी कभार, तो जनरली जो है इससे मैंने क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा है, लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन जो है वो टफ बनाने की कोशिश करेगा तो फिर आपको इससे पूछा जाएगा, वरना तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, स्यूडोप्लास्टिक को क्या कहते हैं, शेयर थिनिंग फ्लूइड कहते हैं। यहाँ पर ये जो पी है, पी स्यूडोप्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक को शेयर थिनिंग फ्लूइड कहते हैं, और डायलेटेंट को शेयर थिकनिंग फ्लूइड कहते हैं, शेयर थिकनिंग एंड शेयर थिनिंग फ्लूइड। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, स्यूडोप्लास्टिक शेयर थिनिंग एंड डायलेटेंट जो है शेयर थिकनिंग फ्लूइड होता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस। तो कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, तो बल्क मॉडुलस आपको याद रखना है, के जो है इसको हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। तो ये होता है हमारे पास इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, कभी कभार पूछी जाती है। इंक्रीज इन प्रेशर हो गया हमारे पास डेल पी अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आपको पता ही है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये होता है हमारे पास बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस होता है हमारे पास चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वो हो गया, चेंज इन प्रेशर हो गया डेल पी, मतलब कि P1 माइनस P2 अपॉन डेल V हो गया हमारे पास V2 माइनस V1 अपॉन V। तो ये हमारे पास आ जाता है क्या, बल्क मॉडुलस, इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ पर हमने माइनस साइन क्यों दिखाया हुआ है, जब हम इंक्रीज प्रेशर करेंगे, प्रेशर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन दिखाया है, क्योंकि वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो क्या आपको याद रखना है, बल्क मॉडुलस होता है इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इंक्रीज इन प्रेशर डेल पी अपॉन डेल वी अपॉन वी, डेल वी अपॉन वी हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेन आपको पता ही है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेन। तो ये आ गया बल्क मॉडुलस, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये आ जाएगा हमारे पास बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का जो है रेसिप्रोकल होता है हमारे पास क्या, कंप्रेसिबिलिटी। अगर आपको कंप्रेसिबिलिटी देखनी है तो कंप्रेसिबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी, चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन प्रेशर जो है वो बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी जो है 1 अपॉन बल्क मॉडुलस के इक्वल होता है। तो ये आपको याद रखना है, बल्क मॉडुलस ये है, और इसका उल्टा जो है रेसिप्रोकल वो होता है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। तो 1 अपॉन बल्क मॉडुलस 1 अपॉन चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल वी अपॉन वी अपॉन डेल पी। तो ये आ जाएगा हमारे पास
कंप्रेसिबिलिटी के लिए फार्मूला। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है, इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सरफेस टेंशन क्या होता है। तो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद द गैस और इन between the two immiscible liquids such that the contact behaves like a surface under tension। मतलब क्या है, आपको क्या याद रखना है यहाँ पर आपको ये चीजें देखनी है। आपने ये देखा होगा, हमारे पास जब भी फ्लूइड होता है, जब भी हमारे पास फ्लूइड कोई होता है, तो ये जो है इसकी शेप एक्चुअल में होनी चाहिए ये। अगर यहां तक हमारा फ्लूइड भरा हुआ है तो इसकी शेप ये होनी चाहिए। लेकिन आपको पता ही है कि अगर कोई भी हमारे पास सब्सटेंस होता है उसमें कोहेजन होता है। कोहेजन क्या है, कोहेजन है हमारे पास, कोहेजन होता है कि मतलब कि सेम पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेम पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसे हम कहते हैं कोहेजन। मतलब कि सेम पार्टिकल्स में अगर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसे हम कोहेजन कहते हैं। मतलब कि ये लिक्विड पार्टिकल है यहाँ पर एक, और यहाँ पर नीचे भी लिक्विड पार्टिकल्स है, यहाँ पर लिक्विड पार्टिकल है, यहाँ पर भी लिक्विड पार्टिकल्स है, यहाँ पर लिक्विड पार्टिकल है और यहाँ पर भी लिक्विड पार्टिकल्स है। तो यहाँ पर ये लिक्विड पार्टिकल्स इसको अपने साथ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऊपर से तो लिक्विड है ही नहीं, ऊपर से एयर है। तो कोहेजन की वजह से इस लिक्विड पार्टिकल और इस लिक्विड पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होगी, तो इसकी वजह से नीचे की तरफ ये फोर्स एक्सर्ट होगा इसमें। तो इसकी सरफेस एक्चुअल में जो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए वो थोड़ी ऐसी बन जाती है, वो थोड़ी ऐसी बन जाती है। इसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। मतलब कि ये लाइन फोर्स जैसा लग रहा है, तो उसकी वजह से जो है यहां पर लग रहा है कि ये टेंशन में है, ये जो सरफेस है ये टेंशन में है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सरफेस टेंशन फोर्स कहते हैं। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन अगर हम देखेंगे ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर आपको ये देखना है, ये डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये होता है, ये ऐसे भी डेफिनेशन लिखते हैं, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया या फिर वर्क डन पर यूनिट एरिया, वर्क डन पर यूनिट एरिया। ये शायद मैंने यहां पर नहीं लिखा हुआ है। तो सरफेस टेंशन अगर आपसे पूछा जाएगा या तो फोर्स पर यूनिट लेंथ या फिर सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया भी लिखा जा सकता है, या फिर वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट एरिया भी लिखा जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये जो है डिफरेंट टर्म्स पूछी जा सकती है कि इन तीनों में से कौन हमारे पास ठीक है। तो ये तीनों जो है सरफेस टेंशन की डेफिनेशंस है हमारे पास। तो अब आ जाते हैं हमारे पास सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया या फिर वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया, या फिर सरफेस टेंशन जो आपको आपको जनरली पता होगा वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। और फोर्स पर यूनिट लेंथ है हमारे पास सरफेस टेंशन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके यूनिट्स क्या होंगे, फोर्स का न्यूटन और हमारे पास लेंथ का मीटर। तो सरफेस टेंशन का जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन पर मीटर। अगर हम देखेंगे वाटर और एयर, वाटर और एयर इंटरफेस है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये वाटर है इसमें और ये एयर है। तो वाटर और एयर के बीच में जो सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है, सरफेस टेंशन हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है 0.073 न्यूटन पर मीटर। एट क्रिटिकल पॉइंट सरफेस और वाटर के बीच में, एयर और वाटर के बीच में जो हमारे पास सरफेस टेंशन होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये लिक्विड की सरफेस है हमारे पास। तो ये लगता है हमें कि ये जो है टेंशन में है हमारे पास। नेट कोहेसिव फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, कोहेसिव फोर्स जो लिक्विड और लिक्विड के बीच में फोर्स होंगे तो वो नीचे की तरफ लग रहा है। इसको जो है ये टेंशन फोर्स जो है जो इसको रेजिस्ट करेगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास प्रेशर इनसाइड ड्रॉपलेट। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले डायरेक्टली पूछे जाते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पास। तो या तो सरफेस टेंशन निकालना पूछेगा या प्रेशर निकालना पूछेगा, ये डायरेक्टली यही जो है यही फार्मूला पूछेगा। तो इसके लिए आपको तीन फार्मूले हैं, तीन फार्मूले आपको याद रखने हैं। तो एक होता है हमारे पास प्रेशर इनसाइड ड्रॉपलेट, इनसाइड ड्रॉपलेट
जैसे मैं आपको बता रहा हूं वही से ही याद करना, क्योंकि ये कंफ्यूज कर जाते हैं वहां पर। ड्रॉप अगर हमारे पास है, ड्रॉप के लिए आपको याद रखना है उसके केस में हमारे पास सरफेस एक ही होती है, सिर्फ और सिर्फ बाहर वाली सरफेस होती है। तो ये होती है हमारे पास प्रेशर इनसाइड ड्रॉप। ड्रॉप के लिए जो प्रेशर है ये होता है 4 सिग्मा अपॉन डी। डायमीटर के टर्म्स में ही आप याद रखेंगे, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि फिर रेडियस के टर्म्स में। कहीं बुक्स में जो है रेडियस की टर्म्स में दिया हुआ है, इसीलिए हमें कंफ्यूजन हो जाता है। आप डायमीटर के टर्म्स में याद रखो, फिर आप खुद से कन्वर्ट कर लेना रेडियस के टर्म में कैसे आ जाएगा। तो प्रेशर अगर हमें ड्रॉप के केस में आपको याद रखना है एक ही सरफेस होती है, तो 4 सिग्मा अपॉन डी। और अगर हमें बबल के केस में देखना होगा, बबल के केस में क्या है, 2 सरफेसेस होती है। बबल जो है अंदर से भी खाली होता है और बाहर से भी एयर होता है। तो अंदर से भी एयर और बाहर से भी एयर, तो मतलब कि प्रेशर डबल लगेगा, 8 सिग्मा अपॉन डी। 8 सिग्मा अपॉन डी, ये आपको याद रखना है। ड्रॉप के केस में हमारे पास क्या होता है, 4 सिग्मा बाई डी। और बबल के केस में क्या है, 8 सिग्मा बाई डी। और अगर हमारे पास जेट है, वाटर जेट के केस में क्या होता है, 2 सिग्मा अपॉन डी। 2 सिग्मा अपॉन डी। तो यहां पर आप देख सकते हैं ड्रॉप के केस में 4 सिग्मा अपॉन डी, सो बबल के केस में 8 सिग्मा अपॉन डी, और प्रेशर इनसाइड ए जेट 2 सिग्मा अपॉन डी। तो यही कहीं बुक्स पे दिया होता है, ये रेडियस की टर्म में दिया होता है, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे करेंगे। कर तो सकते हैं हम, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा याद रखेंगे। तो आप डायमीटर के टर्म में याद रखें, ये तीनों वैल्यूज आप डायमीटर के टर्म में याद रखिए, फिर आप वहां पर खुद से कन्वर्ट कर जाएंगे अगर रेडियस के टर्म में दिया होगा। यह है हमारे पास 4 सिग्मा अपॉन डी। डी होता है हमारे पास डायमीटर, ये होता है हमारे पास 2 टाइम्स रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस। तो यहां पर हम 2 टाइम्स करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा हमारे पास ड्रॉप के केस में 2 सिग्मा बाय आर। यहां पर आप देख सकते हैं बबल के केस में हमारे पास प्रेशर होता है 8 सिग्मा बाय डी। तो डायमीटर हमारे पास क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस। तो यहां पर करेंगे तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा 4 सिग्मा अपॉन आर। यहां पर आप देख सकते हैं प्रेशर क्या है हमारे पास, 2 सिग्मा अपॉन डी। डी क्या होता है हमारे पास, 2 टाइम्स रेडियस। तो 2 टाइम्स रेडियस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन आर। तो यही वैल्यूज जो है आप डायमीटर के टर्म्स में याद रखो, फिर आप वहां पर कन्वर्ट कर लेना खुद से अगर रेडियस की टर्म्स में दिया होगा। तो आपको याद करना है सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो ये हमारे पास है ड्रॉप, बबल, और हमारे पास इनसाइड है जेट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। वेटिंग प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से हमारे पास क्या होती है, वेटिंग प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं फॉलिंग ऑफ ड्रॉप बिकम्स द स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। जो हमारे पास जब बारिश हो रही होती है तो ड्रॉप जो है वो ऊपर से जब गिरता है तो वो शेप बनाता है, स्फेरिकल शेप बनाता है। किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। ये पूछा जाता है कभी कभार कि ड्रॉप ऑफ बबल, ड्रॉप जो है रेन ड्रॉप, वो क्यों स्फेरिकल शेप में होता है, वो होता है सरफेस टेंशन की वजह से। याद रखना है सरफेस टेंशन की वजह से। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सरफेस टेंशन हमारा डिक्रीज हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। सरफेस टेंशन इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ पेरीफ्री। तो पेरीफ्री पे जो लेंथ होती है उसके परपेंडिकुलर हमारा सरफेस टेंशन एक्ट करता है। सरफेस टेंशन इज अ लाइन फोर्स। तो ये भी आपको याद रखना है, ये कुछ पॉइंट्स है ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास कैपिलैरिटी। तो कैपिलैरिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैपिलैरिटी में बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। तो कैपिलैरिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड द फेनोमेनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड सरफेस इन द स्मॉल ट्यूब रिलेटेड टू एडजेसेंट टू द जनरल लेवल ऑफ द ट्यूब वर्टिकली इन द लिक्विड। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक लिक्विड है तो लिक्विड के केस में हम क्या करते हैं, अगर हम एक लिक्विड में एक स्मॉल डायमीटर वाला ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं। अगर लिक्विड की सरफेस लेवल ये है तो ये इसमें जो है या तो ऊपर चला जाता है
या तो लिक्विड इस ट्यूब में ऊपर तक चला जाता है, इस ये सरफेस लेवल जो है इससे ऊपर तक चला जाता है, या फिर इससे नीचे चला जाता है। ये एक्चुअल लेवल है, तो हमने ट्यूब लगा दिया इस पे, तो यहां पर ये जो है लिक्विड फॉल करेगा यहां तक। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, या तो राइज हो जाएगा, इस केस में राइज हुआ है, और या तो फॉल हो जाएगा, इस केस में फॉल हुआ है। ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड कौन से टाइप का है, तो उसी पे डिपेंड करेगा कि राइज होगा या फॉल होगा। अब देखिए यहां पर राइज के लिए कंडीशंस क्या है और फॉल के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या है। इसी कंडीशंस ये जो यहां पर है, इन्हीं कंडीशंस पे हमें जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है राइज ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज कैपिलरी राइज। तो राइज अगर हो गया नेचुरल सरफेस लेवल से ट्यूब लगाने की वजह से, अगर इसमें राइज हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरी राइज कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह है सरफेस ऑफ लिक्विड और यह है सरफेस ऑफ ट्यूब। तो सरफेस ऑफ लिक्विड और सरफेस ऑफ ट्यूब के बीच में हमारे पास एंगल बनता है। यहां पर ये जो आप देख सकते हैं, ये हमारे पास थीटा है। थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड ग्लास ट्यूब। तो थीटा होता है, अगर हम राइज की बात करेंगे, राइज के केस में हमारे पास थीटा होता है लेस देन 90। थीटा होता है लेस देन 90, थीटा होगा लेस देन 90। यहां पर आप देख भी सकते हैं, अगर हमारे पास राइज होगा, राइज के केस में हमारे पास कॉनकेव शेप बनेगा। कॉनकेव शेप बनेगा तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि थीटा की वैल्यू जो है, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है। यहां पर आप देख सकते हैं ये 90 से कम है ये वैल्यू। और अगर हमारे पास फॉल हो जाता है, फॉल के केस में हमारे पास जो है ये जो है कन्वेक्स शेप में बन जाता है। तो कन्वेक्स शेप में बन जाता है तो ये एंगल आप देख सकते हैं, ये थीटा इज ग्रेटर देन 90 है। तो आपको याद रखना है, अगर राइज हो रहा है तो थीटा लेस देन 90, और अगर फॉल हो रहा है तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहां पर आप देख सकते हैं एडहेशन इज ग्रेटर देन कोहेशन। तो एडहेशन इज ग्रेटर देन कोहेशन। मैंने आपको अभी बताया कोहेजन क्या होता है। कोहेजन क्या होता है, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसे हम कोहेजन कहते हैं। और एडहेशन क्या होता है, एडहेशन होता है हमारे पास अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के बीच में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे हम एडहेशन कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्चुअल वाटर सरफेस जो है वो यहां पर है। तो ये लिक्विड है जो है, इसका एडहेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू कोहेजन। मतलब कि लिक्विड के साथ इसका अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं है जितना कि ट्यूब के साथ अट्रैक्शन है। इसी वजह से ट्यूब के साथ अट्रैक्शन की वजह से ये जो है ये ऊपर जा रहा है। लिक्विड की अट्रैक्शन ट्यूब के साथ ज्यादा है, तो एडहेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड की अट्रैक्शन लिक्विड के साथ। मतलब कि लिक्विड की अट्रैक्शन लिक्विड के साथ कम है, कोहेजन कम है और एडहेशन ज्यादा है। लिक्विड का ट्यूब के साथ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसी वजह से राइज हो रहा है। तो एडहेशन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कोहेजन इन केस ऑफ कैपिलरी राइज। और कोहेजन ज्यादा है एज कंपेयर टू एडहेशन। मतलब कि वाटर और वाटर के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए ये जो है फ्लूइड वो नीचे आ रहा है, उसकी अट्रैक्शन जो है वो ट्यूब के साथ कम है। तो मतलब कि कोहेजन ज्यादा है एडहेशन से। तो नेक्स्ट आ जाते हैं वेटिंग ऑफ द सरफेस। तो यहां पर वेटिंग ऑफ द सरफेस होने की चांसेस होते हैं, क्योंकि एडहेशन जब ज्यादा होगा तो ट्यूब को ये वेट करेगा। तो यहां पर जो है वेटिंग ऑफ सरफेस हो सकता है, किस केस में, कैपिलरी राइज के केस में वेटिंग ऑफ सरफेस होता है। नो वेटिंग ऑफ सरफेस, जब इसकी अट्रैक्शन जो है वो ट्यूब के साथ कम ही है तो ये ट्यूब को वेट नहीं करेगा। तो यहां पर नो वेटिंग ऑफ सरफेस, सरफेस को वेट नहीं करता है। कनकेव सरफेस एट द टॉप, यहां पर आप देख सकते हैं जो कैपिलरी राइज के केस में होता है तो यहां पर कनकेव सरफेस बन जाता है। तो कनकेव सरफेस के बेसिस पे ही आप यहां पर देख सकते हैं ये थीटा इज इक्वल लेस देन 90 है। तो कनकेव एट द टॉप एंड कन्वेक्स एट द टॉप। तो हमारे पास फॉल के केस में जो होता है वो कन्वेक्स एट द टॉप होता है। तो ये हर एक पॉइंट जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं ये क्या है, ये एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैरी करता है। यहां पर राइज ऑफ द कैपिलरी ट्यूब होता है और यहां पर ड्रॉप ऑफ द कैपिलरी ट्यूब होता है। तो यहां पर राइज होता है और यहां पर फॉल होता है। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है। राइज के केस में थीटा इज इक्वल लेस देन 90,
एडहेशन ज्यादा होगा कोहेशन से, वेटिंग ऑफ द सरफेस होने के चांसेस होते हैं। और यहां पर जो है फॉल के केस में थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, कोहेजन ज्यादा होता है एडहेशन से, वेटिंग ऑफ सरफेस नहीं होता है, और कन्वेक्स एट द टॉप होता है, कन्वेक्स सरफेस एट द टॉप होता है। ये पॉइंट्स आपको ये चार चार पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कैपिलैरिटी के हिसाब से। तो अब आ जाते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज। तो एक्सप्रेशन फॉल के लिए भी सेम ही है और राइज के लिए भी सेम ही है। यहां पर ये नहीं है कि राइज के लिए अलग है तो फॉल के लिए अलग है। एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी, रो जी डी। तो ये हमारे पास है फार्मूला राइज निकालने के लिए या फॉल निकालने के लिए। 4 सिग्मा हमारे पास सरफेस टेंशन, कॉस थीटा जो है हमारे पास, थीटा आपको मैंने अभी बताया कि हमारे पास जो है ट्यूब के सरफेस और वाटर के सरफेस में के बीच में जो एंगल होता है उसे हम थीटा कहते हैं। और रो जी डी, रो डेंसिटी, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और यहां पर रो जी के केस में कभी गामा भी लिखा जाता है, डेंसिटी भी लिखा जाता है। 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाय गामा डी। गामा डी हमारे पास क्या है, यह है हमारे पास वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी आपको पता ही है रो जी के इक्वल होता है। तो कभी कभार गामा भी, रो जी के केस में गामा भी लिखा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये फार्मूला याद रखना है। और यहां पर याद रखना है कि अगर हमें जो है वेट डेंसिटी के टर्म में दिया है तो ये रो जी के बदले यहां पर जो है गामा लिखा हो सकता है, क्योंकि गामा हमारे पास रो जी के इक्वल होता है। तो एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाय रो जी डी। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये थीटा पे डिपेंड करता है। तो थीटा जो है अगर 0 डिग्री होता है, किसके लिए, वाटर और गिलास के लिए 0 डिग्री होता है। तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो हमारे पास ना राइज हो जाएगा ना फॉल हो जाएगा। तो थीटा अगर 0 डिग्री है, कॉस 0 क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय रो जी के इक्वल आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 128 डिग्री होता है मरकरी और गिलास के केस में, और थीटा इज इक्वल टू 26 डिग्री होता है इन केस ऑफ केरोसिन एंड गिलास। केरोसिन और गिलास के बीच में जो है थीटा 26 डिग्री होता है। तो ये मरकरी और गिलास का आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार पूछा भी जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो यहां पर पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो कैपिलैरिटी जो होता है ये एडहेशन और कोहेशन दोनों की वजह से होता है। मतलब कि कैपिलैरिटी जो है, कैपिलैरिटी बहुत बार ये पॉइंट पूछा गया है, कैपिलैरिटी जो है वो एडहेशन की वजह से भी हो सकता है और कोहेजन दोनों की वजह से हो सकता है। कैपिलैरिटी जो है एडहेशन एंड कोहेजन दोनों की वजह से होता है, लेकिन सरफेस टेंशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोहेजन की वजह से होता है। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है कैपिलैरिटी इज ड्यू टू एडहेशन एंड कोहेजन बोथ, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजन ओनली। तो सरफेस टेंशन कोहेजन के से ही होता है। वाटर इन द सॉइल इज एबल टू राइज अबव द वाटर टेबल ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। तो वाटर जो है वो कैपिलरी एक्शन की वजह से जो है वाटर टेबल से ऊपर चला जाता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कोहेजन क्या है, मैंने अभी आपको बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप इज कॉल्ड एज कोहेजन। एंड एडहेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप इज कॉल्ड एज एडहेशन। तो ये पॉइंट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमने जो है फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम जो है प्रेशर मेजरमेंट्स के टॉपिक पे आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।